तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। ओके। एंड इसके पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट की हुई है, हेलो एल्केन से लेकर के और अमाइंस तक। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होगा, पहला तो हम आपको ये बता दें कि इस चैप्टर जो ये आपका चैप्टर है, इसमें जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आएंगी वो सभी हमने पहले कहीं ना कहीं देख रखी होंगी। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, किसी भी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन करना, रिडक्शन करना, ज्यादातर जो रिएक्शन होंगी वो इसी पर बेस्ड होंगी। और ये थोड़ा सा जो चैप्टर है ये आपका थ्योरेटिकल भी है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या होगा, इसमें हमें पढ़ना होगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, क्या कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें हमें पढ़ना होगा ग्लूकोज के बारे में, शुगर के बारे में, सुक्रोज के बारे में, स्टार्च के बारे में। सभी का फॉर्मूला देखना होगा। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है ग्लूकोज का, और क्लोज चेन स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड इसके जब आगे बढ़ेंगे हम तो हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पूरा ये जो चैप्टर है इसको डिटेल में देखेंगे। और जो फर्स्ट हमारी हेडिंग होती है वो यही है, बायोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। वैसे ये जिसने बायो ली होगी उसे थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा और थोड़ा बहुत इसमें पढ़ भी रखा होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इस ये दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है आपको। एक तो थ्योरी जो रिएक्शन रिएक्शन पर बेस्ड चैप्टर है वो केमिस्ट्री का है। दूसरा जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, ये जो आपका पोर्शन है ये बायो से रिलेटेड है। लेकिन क्या है कि इस चैप्टर में, इस केमिस्ट्री में दिया गया है सब्जेक्ट में, तो जो जितना भी ये पूरा चैप्टर है हम यहीं पे कवर करेंगे। अगर आपने बायो में पढ़ रखा है तो और अच्छे से समझ आएगा, और नहीं पढ़ रखा है तो भी समझ आएगा। चलिए तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले नोट करेंगे डेफिनेशन, बायोमोलिक्यूल्स। may be defined अगर स्पीड आपको स्लो लगे तो इसको देखना 1.5x स्पीड में, तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी आपको लगेगी। एल्स कॉम्प्लेक्स लाइफलेस केमिकल सब्सटेंस which form the basis of life such that they not only build up they not only build up given system but also responsible for their growth and their ability to reproduce. क्या है डेफिनेशन,
biomolecules may be defined as the complex lifeless chemical substance which form the basis of life such that they only build up given system but also responsible for their growth and reproduce ability to reproduce. चलिए डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी आपसे। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये सभी आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, और इनका क्लासिफिकेशन। तो अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। जो फर्स्ट आपकी हेडिंग है क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? ये आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? जो नई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी मींस जिसमें क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं, और उसमें क्या होता है? उसमें एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है लिखो, वो मॉडर्न डेफिनेशन। Carbohydrates are defined as optically active polyhydroxyaldehyde एंड, या फिर और, क्योंकि एक में आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक टाइप के नहीं होते हैं, वो कई टाइप के होते हैं। जैसे आप ग्लूकोज देख लो, फ्रक्टोज देख लो। तो ग्लूकोज में क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा। और फ्रक्टोज में क्या होगा? फ्रक्टोज में होगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये होगा किसमें? ये होगा फ्रक्टोज में। और सब्सटेंस विच गिव or substance which give these on hydrolysis। और वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर ये आपके देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब देखो कि ये आपका जो फॉर्मूला होता है उनका क्या फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये समझो CxH2O का होल Y। ये इस पैटर्न का जो फॉर्मूला आपके जितने भी होंगे वो सभी कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आपको इसमें समझना है थोड़ा सा, इसमें क्या है? एक्सेप्शन है। देखो एक्सेप्शन क्या है कि अगर हम देखें CH3COOH, हमने बताया कि जो इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले होंगे, CX की जगह पे 1 2 हो सकता है, और क्या H2O का होल Y। अब Y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये तो क्लियर है ना? लेकिन अब ये देखो, इसको इस फॉर्म में बनाओ पहले। तो C2 एंड H2O, इसका होल कितना आएगा?
इसका होल आ जाएगा 2। तो क्या ये वाला जो पहले से चेक करो, 2 कार्बन है इसमें, 4 हाइड्रोजन है, हाँ ये सही। ओके, अगर x और y की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो यही फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दो, ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हमने बताया कि ये फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो कि इस फॉर्मूले में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये क्या है? ये है आपका एसिटिक एसिड, ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये इसका एक एक्सेप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब और समझो इसमें थोड़ा सा, ये हम रेस कर रहे हैं अभी। अब ये देखो, C6H12O5। हाँ, अब ये देखो आप, ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये इस फॉर्मूले में एग्जिस्ट नहीं करता। आप चेक करके देख लो, C6 एंड H2O का अब होल यहां कुछ लगा पाओगे आप ना? तो यहां 5 आप लगा सकते हो। 1 मिनट, हाँ 5 इसमें कर सकते हो, राइट? तो 5 2 12, C6, हाँ C5H10 एंड O4 है ये। 1 मिनट, इसे थोड़ा सही कर लेना, C6H10 एंड O4। हाँ, क्या इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो? यहाँ 10 कर लो, यहाँ 4। क्या इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो क्या ये वाला ये फॉर्मूला बन पाएगा, ये पैटर्न बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना? क्यों नहीं बन पाएगा? यहां अगर आप 5 भी करके देख लो तो कितना आएगा? C6H10 एंड O आ जाएगा 5, और हमें चाहिए O4। तो ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, बट ये इस फॉर्मूले में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो कुछ आपके एक्सेप्शन हो सकते हैं जो कि इस फॉर्मूले में एग्जिस्ट नहीं करें। ओके, अब हमने बताया क्या है, शुरुआत से सुनो एक बार फिर से। हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्मूला होता है ये CXH2O का होल Y, ये होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये जो कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब कुछ ऐसे भी फॉर्मूले हैं, ऐसे भी कंपाउंड हैं जो कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, सॉरी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बट फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें याद आपको थोड़ा सा करना होगा, ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। एंड एक्सेप्शन ये नहीं पूछे जाते आपसे, बाई चांस कभी ऑप्शनल में पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा नहीं है। तो ये वाला एक एक्सेप्शन याद रखना। बाकी और ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, 1 2 ही है। तो आगे आपको इसी चैप्टर में जितने भी होंगे सभी पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन वगैरह आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब पढ़ते हैं इसके क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला मोनोसैकेराइड्स, सेकंड ओलिगोसैकेराइड्स, थर्ड पॉलीसैकेराइड्स, और इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड्स को भी 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इसमें देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में फर्स्ट हमें देखना है मोनोसैकेराइड्स। समझो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट्स, वे कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर क्या करते हैं, ये कोई कंपाउंड नहीं देते हैं, ऐसा समझो इसका। ऐसा समझो कि इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, हाइड्रोलिसिस करने पर कोई कंपाउंड नहीं देते हैं, मींस इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। हाइड्रोलिसिस, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। डेफिनेशन लिखोगे इसकी, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, इनका हाइड्रोलिसिस करने पर ये कोई छोटे कंपाउंड या सिंपल कंपाउंड नहीं देते, ऐसे समझो। दीज आर simplest carbohydrates which can't which cannot be hydrolyzed, which cannot to smaller molecule. जैसे फॉर्मूला आपका है CH2O का होल n, और n इक्वल हो सकता है 3 से लेकर के 7 तक। ओके, n इक्वल 3, 4, 5 से लेकर के और 7 तक आप यहां पुट कर सकते हैं। ये होते हैं आपके मोनोसैकेराइड्स। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो ऐसे देख लो, CnH2O का होल है। क्लियर है? तो सेकेंड, फर्स्ट क्या हुआ, जो हाइड्रोलिसिस करने पर कोई आपका एक सिंपल कंपाउंड नहीं देता, सिंपल सैकेराइड नहीं देता। सेकेंड है ओलिगोसैकेराइड। सेकेंड है ओलिगोसैकेराइड्स। ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोलिसिस करने पर आपके दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स देते हैं। दो देते हैं या दो से ज्यादा। अब कितने दे सकते हैं, 2 से लेकर के और 10 के बीच में इतने आपके मोनोसैकेराइड्स देते हैं। ठीक है, अगर आप इनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेंगे, 1, 2, 3 और कितने दे सकते हैं, 10। 2 से लेकर के 10 तक के मोनोसैकेराइड दे सकते हैं। अब ये आपके फर्दर 3-4 टाइप के होते हैं, वो आपको यही समझ में आ जाएगा क्या है। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स these are carbohydrates which on hydrolysis
गिव टू 2 से लेकर के और 10 मॉलिक्यूल टू 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ऑफ मोनोसैकेराइड्स। नोट करो ये डेफिनेशन। अब देखो ये कितने टाइप के हो सकते हैं। इसमें आपका फर्स्ट हो सकता है डाइसैकेराइड्स, जो कि इनका हाइड्रोलिसिस करने पर, डाइसैकेराइड्स की आप डेफिनेशन समझ लो, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मॉलिक्यूल देते हैं। ट्राइसैकेराइड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 3 मॉलिक्यूल देते हैं। टेट्रासैकेराइड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर 4 मॉलिक्यूल देते हैं। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। ओके, तो बाकी आप इनकी डेफिनेशन तो नहीं लिखना है, आप इनके एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। चलिए, तो इसी में आपको एग्जाम्पल नोट करना है। ओलिगोसैकेराइड में ये फर्स्ट आपको एग्जाम्पल नोट करना है। डाइसैकेराइड्स का क्या एग्जाम्पल है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, etc। फिर है आपके ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स फॉर्मूला भी देख लो, इसका क्या होता है सुक्रोज माल्टोज का? C12H22O11। हाँ, इसमें एग्जांपल लिखो। रेफिनोज, इसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला C18H32NO16। ओके, टेट्रासैकेराइड का आपको एग्जांपल नोट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहें तो कर लीजिए। टेट्रासैकेराइड्स, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। जनरल फॉर्मूला 24, 42 एंड 21। ओके, आगे आपके अगला जो क्लासिफिकेशन है वो आता है पॉलीसैकेराइड्स, थर्ड में है। पॉलीसैकेराइड्स, तो इसकी भी डेफिनेशन नोट कर लो। कार्बोहाइड्रेट्स रिच अपॉन हाइड्रोलिसिस
ज्यादातर ये जो आपका टॉपिक है ये थ्योरेटिकल ही है। which upon hydrolysis give a large number of monosaccharides give a large number of monosaccharides. Molecules are called polysaccharides. इसका भी देख लो C6H10O5 का होल n, एंड यहाँ n इक्वल हो सकता है 100 से लेकर के और 300। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो क्या, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो एग्जाम्पल भी इसके नोट कर लो। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ओके, तो आपको यही डेफिनेशन बस देखनी है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट है सुगर एंड नॉन सुगर। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है सुगर एंड नॉन सुगर। देखिए क्या होती हैं आपकी सुगर्स और नॉन सुगर्स। Carbohydrates are further classified as sugar and non-sugar. All, नोट करो इसमें, all the monosaccharides and oligosaccharides are crystalline solid soluble in water and sweet in taste. And sweet in taste. These are collectively called sugar. तो सभी जो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड हैं वो क्या है, वाटर में सोल्यूबल हैं और क्या होते हैं, वो मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं सुगर। नॉन सुगर क्या होते हैं, दी पॉलीसैकेराइड्स on the other hand are at amorphous solid
insoluble in water and tasteless and thus are called non-sugar. तो नॉन शुगर क्या होते हैं? ये सभी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं आपके, आर एमोर्फस सॉलिड। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये एमोर्फस सॉलिड होते हैं। हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं। जिनका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ये आपके ट्रू सॉलिड कहलाते हैं। इन दोनों में हमने डिफरेंस भी पढ़ा था। इनका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, ये कहीं भी ऐसे रैंडम इनके मॉलिक्यूल होते हैं, इनके अच्छे से सुव्यवस्थित होते हैं, इनके जैसे रैंडम मॉलिक्यूल होते हैं। और भी ये जो भी हमने देखे थे स्यूडो एमोर्फस होते हैं, इनकी जो डेफिनेशन वगैरह देखी थी वही यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, एंड ये जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते और ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। ओके, नोट करो डेफिनेशन। अब हमें थोड़ा सा इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्या होते हैं आपके मोनोसैकेराइड्स? वे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें हाइड्रोलिसिस करने पर तो वो सिंपल किसी कंपाउंड में नहीं टूटते, लेकिन क्या होता है इनमें 3 से लेकर के और 7 कार्बन के बीच बना मॉलिक्यूल जो आपका कहलाता है वो होता है मोनोसैकेराइड्स। ओके, तो देखिए ऑफ मोनोसैकेराइड्स देखिए पहले क्या होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एल्डोज, सेकंड होता है कीटोज। अंतर क्या है दोनों में? जिसमें आपका जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डोज कहलाएगा, और जिसमें कीटोन आपका फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका कीटोज। देखो, मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग एन एल्डिहाइड्स monosaccharides containing an aldehyde group are called aldose. Since aldehyde group is monovalent, आपका एक ही एल्डिहाइड ग्रुप उसमें हो सकता है, तो भी वो आपका एल्डोज कहलाएगा।
और कोई भी एक कीटोस ग्रुप होगा, कीटोन का ग्रुप होगा, तो वो आपका कीटोन्स कहलाएगा। सॉरी, इसमें हमने कीटोन्स लिख दिया, यहाँ पे कीटोस है, कीटोस। इसमें लिखेंगे saccharide containing a keto group monosaccharide containing a keto group are called ketos। हाँ, अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो आपका एल्डिहाइड है, ये क्या होगा, ये किसी कार्बन के एंड में भी हो सकता है। जैसे आपका कोई एक क्या चला रहा है, एक स्ट्रक्चर चला रहा है, तो एल्डिहाइड तो यहाँ पे भी हो सकता है ना, CHO। और हो सकता क्या, यहीं पे एंड, जब भी एल्डिहाइड आपका ग्रुप होगा, तो या तो C1 पे होगा या C जो आपका लास्ट कार्बन है उस पे होगा। ऐसा तो नहीं है कि यहां आप लगा दो, यहां CHO, यहां CHO तो नहीं आएगा ना। तो या तो वो फर्स्ट कार्बन पे आएगा या फिर वो लास्ट कार्बन पे आएगा। CHO ही फिर क्यों आएगा यहाँ पे, CHO तो आएगा ही नहीं ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे आएगा C, तो यही है, फिर O आ जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ आप CHO लगाओगे तो आपको ये करना पड़ेगा, इस कार्बन पे ऐसे CHO लगा सकते हो। यहां से तो क्योंकि उसके, देखो, जो आपका, आपने जब क्या पढ़ी हुई, आईयूपीएसी नेम में पढ़ी होगी, तब वहां पे आपने देखा होगा कि जो CHO है, ये आपका हमेशा एंड कार्बन पे लगता है, और जो भी आपका कीटोन ग्रुप है वो कहाँ लगता है, वो हमेशा बीच में लगता है, यहाँ कहीं पे CO। क्या ऐसे समझो, ये देखो, अब इसमें कहाँ आएगा, CHO यहाँ आ सकता है, और कीटोन ये हमेशा लास्ट ग्रुप में, लास्ट कार्बन पे रहेगा, और ये हमेशा बीच में रहेगा। ओके, तो वैसे तो हमने ज्यादा इसमें बता दिया, कुछ इतने बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल समझना है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बन के किनारे पे लगेगा, और जो कीटोन ग्रुप है वो हमेशा बीच में ही रहेगा। ये क्योंकि आप ऐसे लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। ओके, तो वही हमारा कहने का मतलब था कि एल्डिहाइड हमेशा किनारे पे और कीटोन बीच में ही होगा। चलिए थोड़ा सा इनकी नेमिंग देख लेते हैं, क्या नाम होता है, हो सकता है इनका। तो जैसे आप देखो, 3 कार्बन से स्टार्ट करना है, C3H6O3, इसका हमें क्या देखना है, नेम देखना है। तो देखो, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, CH3, CH2 एंड CHO। क्या यही होगा या दूसरा, देखो 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, और इसमें अभी CHO और लगाने होंगे। तो एक काम करो, यहां से एक ये निकाल के OH लगा दो, एक ये निकाल के OH लगा दो। अब क्लियर है क्या, हाँ देखो अभी, तो यहां हो जाएगा CH2। तो 3 कार्बन है इसमें, और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 ऑक्सीजन है। हाँ, तो इस टाइप से आपका कोई एक स्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, क्लियर है। अब इसका हमें देखना है नाम, तो इसमें ये देखो नाम कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो लगा हुआ है इसमें एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एल्डो। इसके बाद इसमें कितने OH हैं ये देखो,
1 and 2, C3H6O 1 2. ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। हमने लास्ट में देखा था, ये हम देख रहे थे इसमें इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। अगर आपको कोई एक मोनोसैकेराइड दिए गए हैं तो इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो ये देखो आप, इसमें हो जाएगा एल्डो। एंड कितने कार्बन है, कार्बन के बेसिस पे इनकी नेमिंग देखेंगे। इनका कोई आयुपैक नेम नहीं देखना है हमें, इनकी नेमिंग देखनी है कार्बन के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्योंकि इस कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसमें आएगा ट्राई और आएगा ओस, ट्राइओस। हाँ, इस टाइप से स्पेलिंग थोड़ा सा SES है इसकी। चलिए दूसरा देखो, इसमें समझ में आ जाएगा। C4H8O4, इसकी नेमिंग करो एल्डो। एल्डो टेट्रा, 4 के लिए लगाएंगे टेट्रा और ओस, SES। C5H10O5, इसका देख लो एल्डो, 5 कार्बन के लिए पेंटोस। ओके, अब अगर कीटोन वाले कुछ ग्रुप लगे हुए इसमें, जैसे C3H6O3, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए किसमें, कीटोन के फॉर्म में, कैसे CH3 एंड C डबल बॉन्ड O। पहले तो इसमें OH भी लगाने पड़ेंगे कुछ, तो यहाँ पे एक OH आ जाएगा और CH, एक OH यहाँ आ जाएगा एंड C, ये वाला ऐसा होगा कुछ। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, यहां था एल्डो, अब यहां हो जाएगा कीटो, कीटो ट्रायोस। इस तरीके से नाम हमें लिखने हैं। अगला हो जाएगा इसका इसका देख लो, कीटो टेट्रोस। नेक्स्ट कीटो पेंटोस। इस तरीके से इसकी नेमिंग करनी है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, कोई इसकी आती नहीं है एग्जाम में। बाकी आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं नेमिंग। अगर एल्डिहाइड है यहाँ पे, ये बना के देख लेना। बना के क्या आपको दिया दिया जाएगा उसमें, इस टाइप से कंपाउंड, यहाँ इस टाइप से कंपाउंड आपको दिया जाएगा। अगर एल्डिहाइड है तो आप इस टाइप से नेमिंग करेंगे, कीटोन है तो इस टाइप से नेमिंग करेंगे। कैसे करेंगे, एल्डिहाइड है तो एल्डो लगाएंगे, फिर ट्राई क्योंकि 3 कार्बन है इसमें, फिर ओस। ट्रायोस करना है बेसिकली, इतना पूरा करना है आपको साथ में। और इसमें एल्डो, एल्डो है यहाँ पे। ओके, एल्डो कर लेना, एल्डो, एल्डो पेंटोस, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है और पेंटोस हो जाएगा ये। ओके, बस इतना करना है।
ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में क्या है कि हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। तो उसमें आवाज नहीं आ रही थी, आवाज चली गई थी बीच में, और तो हम वो जो क्लास है उसे थोड़ा सा एडिट कर देंगे पीछे से। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ये उस क्लास में हमने हेडिंग डली हुई थी। और पढ़ना क्या है इसमें, आपको पढ़ना है क्या, नेमिंग करना सीखना है थोड़ा सा। बिल्कुल ही सिंपल है। देखो, C3H6 और O3 अगर आपको दिया गया है इस टाइप से, CH2OH, CHOH एंड CHO, इस टाइप से दिया गया, तो देखो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है। 3 कार्बन देखने से पहले ये आपका है एल्डिहाइड ग्रुप, तो इस जाएगा एल्डो। कितने कार्बन है, 3, तो हो जाएगा ट्राइओस। ओके, क्लियर है। यहां देखो, ये सेम कंपाउंड है आपका, सेम मॉलिक्यूल है। यहाँ CH2OH और CO, C डबल बॉन्ड O रहेगा ऐसे करके, और यहाँ CH2OH। इसी से हमने ये बनाया, इसी से ये एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है, आइसोमर्स है एक दूसरे के, आपको पता होगा। हाँ, इसका नाम, इसमें क्या है, कीटोन है, तो कीटो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ट्राई कीटो ट्राइओस। ये हो जाएगा एल्डो ट्राइओस, ये कीटो ट्राइओस। अब अगर है C4H, कितना है, 8 एंड O4, इसका नाम देख लो, एल्डो टेट्रोस कीटो टेट्रोस, ये हो जाएंगे इसके नेम। एल्डो पेंटोस कीटो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस कीटो हेक्सोस, इस तरीके से करनी है इनकी नेमिंग। ओके, तो अब इसकी कर लेना। ओके, दोनों ये होमवर्क में कर लेना। चलिए, इसके बाद पढ़ते हैं कुछ मोनोसैकेराइड्स। फर्स्ट पढ़ना है हमें क्या, ग्लूकोज, फिर पढ़ेंगे फ्रक्टोज। चलिए फर्स्ट देखते हैं ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना, 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये कितना निकल के आएगा, 72 प्लस 12 प्लस 96, तो ऐड करो 0, ये आएगा आपका 180। ओके, तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। चलिए, इसमें करना है आपको, थोड़ा सा नोट करना है इसमें, ग्लूकोज अकर्स, थोड़ा सा आप नोट कीजिए क्योंकि टाइम लग रहा है इससे। ग्लूकोज अकर्स इन नेचर इन फ्री, ग्लूकोज अकर्स इन नेचर in free as well as in the combined state, as well as in the combined state. It occurs in large quantities, it occurs in large quantities in ripe grapes, in ripe grapes, and that is why it is called, and that is why it is called grapes sugar.
ओके, अब इसमें हेडिंग आपको फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज को? तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें फ्रॉम सुक्रोज। फ्रॉम सुक्रोज क्या होती है? शुगर केन। तो इसमें थोड़ा सा नोट करेंगे, व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड, when sucrose is hydrolyzed by boiling with dilute HCl or H2SO4, dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution, an equimolar mixture of, लिखना है आगे, an equimolar mixture of glucose and fructose is obtained. Glucose and fructose is obtained. देखो रिएक्शन क्या होगी, C12H22O11, इसका कराना है आपको हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां बनता है C6H12O6 प्लस बनता है C6H12O6, ये होता है इसमें ग्लूकोज, और यहां बनता है फ्रक्टोज। ओके, सेकेंड है फ्रॉम स्टार्च। इसमें लिखना है कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय hydrolysis of starch by boiling it with dilute H2SO4 at 393 Kelvin under pressure, C6H10O5 इसका है होल N। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, यहां बनता है C6H12 और O6, एंड कितने मॉलिक्यूल, जितने हमने यहां लिए हैं N मॉलिक्यूल। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज। ओके, चलिए इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे